अच्छा तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट्स या एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स क्या होते हैं। ऐसा ड्रग या ऐसा एजेंट जो कि एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करे, उसके खिलाफ काम करे, उसको हम लोग एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट्स कहते हैं। ठीक है। अब चूंकि इनका काम रिसेप्टर के ऊपर नहीं होता, इनडायरेक्टली ये एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट्स कहते हैं। अगर कोई ड्रग डायरेक्टली रिसेप्टर पे काम करे तो वो हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग की क्लास में आता है। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट इसमें यह है कि जो हमारे पास फाइजोस्टिगमीन है, न्यूस्टिगमीन है, डोनपेजिल है, रिवर्सटिगमीन है, ये तीन जो ड्रग्स हैं हमारे पास ना, फाइजो, डोनपेजिल और रिवर्सटिगमीन, ये तीनों हमारे पास टर्शरी अमाइन है। यानी कि टर्शरी अमाइन का मतलब ये है कि ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी हाईली लिपोफिलिक नेचर के हैं, काफ़ी ज़्यादा लिपिड सोलूबल है। ठीक है। इस वजह से ये जो तीन ड्रग्स है, फेजोस्टिगमीन, डोनपेजिल, रिवर्सटिगमीन, ये लिपोफिलिक होने की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। क्योंकि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो खुद लिपिड से बना होता है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर लिपोफिलिक नेचर का होता है, और ये तीनों ड्रग भी हमारे पास जो है लिपोफिलिक नेचर के हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है। तो इस वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि एसिटाइलकोलिन एंजाइम कैसे अपना मैकेनिज्म शो करता है एसिटाइलकोलिन के ब्रेक डाउन करने में, उसका मैकेनिज्म कैसा है वो ज़रा समझते हैं हम लोग। ठीक है। इस एंजाइम का यहाँ पे मैंने एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ये पूरा एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर है ये वाला। ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, एसिटाइल ग्रुप ये वाला है, CH3C डबल बॉन्ड O, जो ये एसिटाइल ग्रुप है। एसिटाइल ग्रुप बॉन्ड के साथ लिंक है कोलिन पार्ट के साथ ना, बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये कोलिन पार्ट है ये पूरा, और ये एसिटाइल ग्रुप है। ठीक है। तो एसिटाइल ग्रुप और कोलिन पार्ट दोनों के बीच का जो ऑक्सीजन के जरिए बॉन्ड बना हुआ है ना, इसको ब्रेक डाउन करता है कौन? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। जब ये एंजाइम इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो क्या होगा इसकी वजह से कि ये जो एसिटाइल ग्रुप है वो अलग हो जाएगा, और जो कोलिन ग्रुप है वो अलग हो जाएगा। ठीक है। यानी कि एसिटाइल कोलिन को इसने ब्रेक डाउन किया दो हिस्सों में, एसिटेट में और कोलिन में। अब चूंकि यहाँ पे ये जो एसिटाइल ग्रुप है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है ना। यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3। तो चौथा बॉन्ड कार्बन बनाएगा किसी ग्रुप के साथ, जाहिर सी बात है अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए। तो कार्बन का चौथा बॉन्ड बनेगा OH के साथ, हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ। ठीक है। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड बन गया, या फिर हम इसको दूसरा नाम एसिटेट बोलते हैं। ठीक है। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे दूसरा बॉन्ड बनेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो है उसने ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक किया एसिटेट बनाने में और कोलिन बनाने के लिए। ठीक है। तो हमारे पास दो अलग चीज़ें बन गई, कोलिन और एसिटेट। अब ये जो कोलिन है ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये वो जो सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर नहीं था प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, वहाँ से दोबारा री अपटेक हो जाएगा इसका। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है वो मैकेनिज्म शो करता है बॉन्ड को ब्रेक करके। ठीक है। अब हम लोग इनडायरेक्ट एक्टिंग एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जिनमें से एड्रोफोनियम है, फाइजोस्टिगमीन है, न्यूस्टिगमीन, सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कौन से? रिवर्सिबल वाले, इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट। ठीक है। इसमें एक इरिवर्सिबल भी है जो कि हम लोग एंड पे पढ़ेंगे। इरिवर्सिबल में आपके पास इकोथायोफेट आ जाता है। अच्छा, अब एड्रोफोनियम की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एड्रोफोनियम जो है वो आपके पास एक शॉर्ट एक्टिंग एंटी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है, यानी कि इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसकी किडनी से रैपिड एलिमिनेशन होती है एड्रोफोनियम की, इस वजह से इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होती है, और ये इसको हम लोग शॉर्ट एक्टिंग ड्रग कहते हैं। ठीक है। और ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट या ब्लॉक करता है, इस वजह से हम लोग इसको शॉर्ट एक्टिंग एंटी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर कहते हैं एड्रोफोनियम को। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि एड्रोफोनियम जो है ये क्वाटरनरी अमाइन है। क्वाटरनरी अमाइन का मतलब ये है कि ये आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है। यानी कि इसका जो एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली इन पेरिफेरी होगा इसका एक्शन, या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी हम कह सकते हैं। ठीक है। एड्रोफोनियम को हम लोग यूज़ करते हैं इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए हम लोग एड्रोफोनियम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस ऐसी कंडीशन होती है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है माइस्थीनिया ग्रेविस जो है।
मैस्थीनिया ग्रेविस ऐसा आपके पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि जिसमें आपके पास क्या होता है कि जो बॉडी अपनी ही एंटीबॉडीज़ के ज़रिए अपने ही निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर ड्रॉ किया हुआ है ना, मसल के ऊपर, स्केलेटल मसल के ऊपर मैंने निकोटिनिक रिसेप्टर ड्रॉ किए हैं। इस निकोटिनिक रिसेप्टर पे मैंने देखो क्या किया है, मैंने यहाँ पे एंटीबॉडीज़ को बाइंड किया हुआ है निकोटिनिक रिसेप्टर पे। ठीक है, ये जो वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको नज़र आ रही है। सो माइस्थीनिया ग्रेविस ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि जिसमें बॉडी के अपने ही एंटीबॉडीज़ अपने ही निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन बेचारा जो है वो यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता निकोटिनिक रिसेप्टर पे, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बाइंड हो चुकी है। तो एसिटाइलकोलिन जो है वो यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन जो है वो मसल के अंदर कंट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जब मसल कंट्रैक्ट नहीं होंगे तो मसल में वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, इसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम लोग मैस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। सिंपल इज दैट। अब अगर हम लोग एड्रोफोनियम ड्रग देंगे तो एड्रोफोनियम क्या है, वो तो एंटी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है, यानी कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है, जो कि एसिटाइलकोलिन को साइनेप्स में ब्रेक डाउन करता है। इस एस्टरेज एंजाइम को एड्रोफोनियम क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी साइनेप्स में। एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो आपके पास क्या होगा साइनेप्स में, वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। जब हम लोग एस्टरेज एंजाइम को क्या करेंगे, एड्रोफोनियम से ब्लॉक करेंगे, तो एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है साइनेप्स में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ड्यू टू ब्लॉकिंग एस्टरेज एंजाइम एसिटाइलकोलिन लेवल विल इंक्रीज इन द साइनेप्स। क्लियर। जब एसिटाइलकोलिन का लेवल जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंक्रीज कर जाएगा, तो वो इन एंटीबॉडीज़ को क्या करेगा, इनको यहाँ से हटा देगा, नॉकआउट कर लेगा इन एंटीबॉडीज़ को इन निकोटिनिक रिसेप्टर से। तो जब यहाँ से एसिटाइलकोलिन की ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से एंटीबॉडीज़ हट जाएगी, और एसिटाइलकोलिन जो है वो यहाँ पे आके इन निकोटिनिक रिसेप्टर पे क्या होगा, बाइंड कर जाएगा, और अगेन जो है एसिटाइलकोलिन जो है वो अपने मसल वीकनेस वाले प्रॉब्लम को क्या करेगा, ठीक कर जाएगा। यानी कि एसिटाइलकोलिन के बाइंडिंग की वजह से मसल की कंट्रैक्शन जो है वो क्या होगी, वो अब इंक्रीज कर जाएगी। जब मसल कंट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो मसल की जो वीकनेस थी वो वापस ख़त्म हो जाएगी, और वो मसल की वीकनेस जो है वो मतलब मसल की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी, सिंपल अल्फाज में। ठीक है, सो रिवाइज करा देता हूँ। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास एंटीबॉडीज़ बाइंड होती है निकोटिनिक रिसेप्टर पे, एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता। हम लोग देते हैं इंट्रावीनियस इंजेक्शन एड्रोफोनियम का। अब ये एड्रोफोनियम क्या करेगा, ये आएगा यहाँ पे इस एस्टरेज एंजाइम को क्या करेगा, ये इनहिबिट या ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी, बल्कि एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो साइनेप्स में इंक्रीज कर जाएगा। जब एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो वो एंटीबॉडीज़ को निकोटिनिक रिसेप्टर से नॉकआउट कर लेगा, और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। तो पहले जो मसल वीकनेस और डिक्रीज कंट्रैक्शन का प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाएगा, कंट्रैक्शन वापस एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग की वजह से ज़्यादा हो जाएगी, मसल का स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग माइस्थीनिया ग्रेविस जो है इसको ट्रीट करने के लिए एड्रोफोनियम देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे अगला पॉइंट है, केयर मस्ट बी टेकन बिकॉज टू मच एड्रोफोनियम लीड्स टू कोलिनर्जिक क्राइसिस। यानी कि एड्रोफोनियम जो है, अगर हम लोग एड्रोफोनियम टू मच किसी पेशेंट को या बंदे को आईवी इंजेक्शन उसकी दे देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एड्रोफोनियम की वजह से क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा साइनेप्स में। क्यों? क्योंकि एड्रोफोनियम तो इस एंजाइम को ब्लॉक करता है ना, स्ट्रेस को, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो अगर एड्रोफोनियम बहुत ज़्यादा होगा, मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा डोज होगा एड्रोफोनियम का, टू मच एड्रोफोनियम, तो इसका मतलब एसिटाइलकोलिन का लेवल हद से ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो एसिटाइलकोलिन जब रिसेप्टर पे बाइंड होता है और कोलिनर्जिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस करता है, वो हमारे पास काफ़ी एक्सेसिव कोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, जैसा कि हद से ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होना, हद से ज़्यादा पसीना आ जाएगा आपको, हार्ट रेट आपका हद से ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोलिनर्जिक इफेक्ट है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। इसी कंडीशन को हम लोग कोलिनर्जिक क्राइसिस कहते हैं। तो टू मच एड्रोफोनियम होगा तो कोलिनर्जिक क्राइसिस कंडीशन आ सकती है। इस वजह से हम लोग जो है एड्रोफोनियम को आजकल यूज़ नहीं कर रहे कोलिनर्जिक क्राइसिस की प्रॉब्लम की वजह से, बल्कि हम इसके बजाय आजकल क्या कर रहे हैं, न्यूअर जो कोलिनर्जिक इनडायरेक्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट है उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास कोलिनर्जिक क्राइसिस इन केस हो जाती है किसी पेशेंट या बंदे में, ठीक है, तो कोलिनर्जिक क्राइसिस को रिवर्स करने के लिए हम लोग एट्रोपिन देंगे, क्योंकि एट्रोपिन क्या है, वो एंटागोनिस्ट है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास एड्रोफोनियम था लिपिनकॉट में।
अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं फाइजोस्टिगमीन के बारे में, ठीक है। ये भी हमारे पास एंटीकोलिनेस्टरेज एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है। हम लोग वी डू नॉट यूज़ फाइजोस्टिगमीन ड्यू टू सीएनएस टॉक्सिसिटी बिकॉज इट इज़ वेरी लिपिड सोलूबल। फाइजोस्टिगमीन जो है ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा लिपिड सोलूबल होता है, जिसकी वजह से ये इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, यानी कि सीएनएस में एंटर कर सकता है और सीएनएस की ओवर एक्साइटेशन कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से कन्वर्जन या फिर सीजर्स हो सकते हैं, यानी कि मिर्गी की दौरे आ सकते हैं बंदे को, ठीक है। इस वजह से हम लोग फाइजोस्टिगमीन को यूज़ नहीं करते सीएनएस टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम की वजह से। तीसरा पॉइंट ये है कि जो फाइजोस्टिगमीन है ये कार्बेमिक एसिड ईस्टर है और टर्शरी अमाइन भी है। टर्शरी अमाइन मतलब लिपिड सोलूबल या फिर लिपोफिलिक इन नेचर है, ठीक है। ये प्लांट्स में पाया जाता है, फाउंड इन प्लांट्स। फाइजोस्टिगमीन जो है ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, ये कैसे काम करता है। फाइजोस्टिगमीन जो है ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करता है, कैसे, बाय रिवर्सिबली बाइंडिंग विद द कोलिनेस्टरेज एंजाइम, ठीक है। यानी कि फाइजोस्टिगमीन जो है वो इस कोलिनेस्टरेज एंजाइम के साथ रिवर्सिबली बाइंड हो जाता है और क्या बनाता है, स्टेबल कार्बोमाइलेटेड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। जब फाइजोस्टिगमीन जो है वो कोलिनेस्टरेज एंजाइम के साथ मिल के कंबाइन होकर स्टेबल कार्बोमाइलेटेड इंटरमीडिएट बना लेता है, तो ये जो स्टेबल कार्बोमाइलेटेड इंटरमीडिएट बन जाता है, इसकी वजह से जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाता है, यानी अपना काम नहीं कर सकता वो फिर। तो जब कोलिनेस्टरेज एंजाइम ब्लॉक हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा होगा साइनैप्स में। जब एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि कोलिनर्जिक इफेक्ट जो एसिटाइलकोलिन की वजह से वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। सो ये जो फाइजोस्टिगमीन है ये हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट या इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, फाइजोस्टिगमीन का। थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो ये जीएटी मोटिलिटी और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की मोटिलिटी को इंक्रीज़ कराता है। और मतलब बेसिकली ये जो जीआईटी है और यूरिनरी ब्लैडर है ना, जब इन दोनों ऑर्गन्स का जो मसल टोन है वो लॉस हो जाता है, यानी कि ये दोनों ऑर्गन्स प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं कर पाते, इस कंडीशन को हम लोग एटोनी कहते हैं। जब इनका मसल टोन लॉस हो जाए और ये प्रॉपरली कंट्रैक्ट ना कर पाए, तो इन दोनों ऑर्गन्स की एटोनी को ट्रीट करता है कौन, फाइजोस्टिगमीन। ये पहला थेरापेटिक यूज़। सेकेंड थेरापेटिक यूज़ एट्रोपिन एंटागोनिस्ट का अगर डोज काफ़ी ज़्यादा हो जाए, मतलब एट्रोपिन के इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए जो कि एंटागोनिस्ट है, तो एंटागोनिज्म को रिवर्स करने के लिए हम लोग फाइजोस्टिगमीन को देते हैं, क्योंकि फाइजोस्टिगमीन क्या है, ये एगोनिस्ट है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है इनडायरेक्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करें एडवर्स इफेक्ट के बारे में, तो कन्वर्जन्स या फिर सीजर्स कॉज कर सकता है। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट कम हो जाना। एक होता है आपके पास टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट कम हो जाए। हार्ट रेट क्यों कम करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है डिक्रीज हार्ट रेट ही तो हमारे पास कोलिनर्जिक इफेक्ट कहलाता है ना। मतलब हमारे पास जो कोलिनर्जिक इफेक्ट होते हैं वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि हार्ट रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है जब आप रेस्टिंग स्टेट में होते हो, ठीक है। सो कन्वर्जन कॉज कर सकता है फाइजोस्टिगमीन, ब्रेडिकार्डिया कॉज कर सकता है। इसके अलावा टू मच लेवल एसिटाइलकोलिन का होने की वजह से स्केलेटल मसल की पैरालिसिस भी हो सकती है, ठीक है। सो ये हमारे पास फाइजोस्टिगमीन था, इसका हमने इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म, थेरापेटिक यूज़, एडीआर पढ़ लिए। अब हम लोग आगे न्यूस्टिगमीन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो न्यूस्टिगमीन जो है ये भी फाइजोस्टिगमीन की तरह ही काम करता है, ये भी फाइजोस्टिगमीन की तरह ही कार्बेमिक एसिड ईस्टर कहलाता है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये है ना इसमें कि जो फाइजोस्टिगमीन था वो हमारे पास टर्शरी अमाइन था, जबकि न्यूस्टिगमीन जो है इट इज़ नॉट टर्शरी अमाइन, बल्कि ये जो है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में क्वाटरनरी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होने की वजह से न्यूस्टिगमीन की जो एब्जॉर्शन है जीआईटी से वो पुअर है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि जो न्यूस्टिगमीन है वो सीएनएस में एंटर नहीं कर सकता, सीएनएस इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। चूंकि ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है इस वजह से ये पुअर एब्जॉर्शन शो करता है, ठीक है। इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो सेम है फाइजोस्टिगमीन की तरह, ये भी रिवर्सिबल इनहिबिशन करता है कोलिनेस्टरेज एंजाइम की, और एसिटाइलकोलिन के लेवल को उसी तरह सेम इंक्रीज़ करता है जैसे फाइजोस्टिगमीन करता है। ये जो है स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, न्यूस्टिगमीन जो है। तो
थेरापेटिक यूजेस की इसकी बात करें तो ये हमारे पास जीआईटी और यूरिनरी ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग जो ड्रग्स होते हैं, जो कि न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है उसको ब्लॉक करते हैं ना, उनके ख़िलाफ़ हम लोग एज अ एंटीडोट यूज़ कर सकते हैं न्यूस्टिगमीन को। इसके अलावा हम लोग इसको माइस्थीनिया ग्रेविस में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये जो ब्लैडर और जीएटी की हमने बात की है ना, जब हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो, यूरिन की रिटेंशन हो जाती है ना, यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग न्यूस्टिगमीन का यूज़ करते हैं। या फिर अगर जीआईटी की कंट्रैक्शन को हमने इंक्रीज़ कराना हो, पेरिस्टालसिस को या मोटिलिटी को ना, ताकि फूड आगे मूव आउट हो सके, तो उन केसेस में हम लोग न्यूस्टिगमीन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग इसको माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने एड्रोफोनियम को यूज़ किया था, सेम वैसे ही, ठीक है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें हम लोग तो सेम बाकी ड्रग्स की तरह इसकी भी इफ़ेक्ट्स है। नोज़िया कॉज कर सकता है, डायरिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म। लेकिन हम इसको एट्रोपिन टॉक्सिसिटी के केस में नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एट्रोपिन जो है वो तो सीएनएस को क्रॉस कर सकता है, सीएनएस इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि एट्रोपिन हमारे पास सेंट्रल एक्टिंग एंटी मस्करिनिक एंटागोनिस्ट है, जबकि जो न्यूस्टिगमीन है वो तो ब्लड ब्रेन बैरियर और सीएनएस को क्रॉस नहीं कर सकता। तो हम लोग एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी को कैसे ट्रीट करेंगे? नहीं कर सकते ना। इस वजह से हम लोग एट्रोपिन टॉक्सिसिटी को न्यूस्टिगमीन से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीएनएस या ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। अगला पॉइंट ये है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज होती है, या ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज हो जाती है, तो उस केस में हम लोग न्यूस्टिगमीन को नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो ब्लैडर और जीएटी को स्टिमुलेट करता है ना, इसका काम ही उसी जगह पे है। तो अगर उसमें ब्लॉकेज होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो ये काम नहीं कर पाएगा अपना। सो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। तो ये न्यूस्टिगमीन था हमारे पास। अच्छा, अब हम बात करते हैं पेरिडोस्टिगमीन और एम्बिनोनियम के बारे में, ठीक है। ये जो पेरिडोस्टिगमीन है, एम्बिनोनियम है, इन दोनों का सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अदर इनडायरेक्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज एजेंट्स की तरह। सेम एक्शन है इन दोनों का भी, ठीक है। इन दोनों को हम लोग यूज़ करते हैं मेनली फॉर क्रोनिक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस में, ठीक है। इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंटरमीडिएट है। वो जो एड्रोफोनियम था, एड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग था, जबकि ये जो है ये दोनों इंटरमीडिएट एक्टिंग है। पेरिडोस्टिगमीन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो न्यूस्टिगमीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। पेरिडोस्टिगमीन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो 3 to 6 आवर होता है, जबकि एम्बिनोनियम का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 4 to 8 आवर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें टेक्रीन, डोनपेजिल, रिवर्स्टिगमीन और जेलेंटामीन के बारे में, ठीक है। ये जो ड्रग्स है इनको हम लोग मेनली यूज़ करते हैं अल्जाइमर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। हम लोग ऑलरेडी अल्जाइमर डिसीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ऐसा डिसीज़ जिसमें पेशेंट की लर्निंग और मेमोरी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम कॉग्निटिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये इस वजह से होता है क्योंकि अल्जाइमर डिसीज़ वाले पेशेंट में उनके सीएनएस में क्या होता है कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन की डिफिशेंसी होती है, कमी होती है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की। इस वजह से उनकी मेमोरी कमज़ोर पड़ जाती है। तो टेक्रीन, डोनपेजिल, रिवर्स्टिगमीन को हम लोग कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें से जो टेक्रीन है, टेक्रीन वॉज द फर्स्ट ड्रग टू ट्रीट कॉग्निटिव फंक्शन। सबसे पहला ड्रग हमारे पास टेक्रीन था, जिसको हमने यूज़ किया था कॉग्निटिव फंक्शन को ट्रीट करने के लिए। लेकिन टेक्रीन का प्रॉब्लम ये था कि इसने हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज की थी, यानी लिवर की टॉक्सिसिटी कॉज की थी, जिसकी वजह से इसको फिर बाद में रिप्लेस किया गया अदर एंटीकोलिनेस्ट्रेज एजेंट्स के साथ, ठीक है। ये जो ड्रग्स है तीनों, दीज ड्रग्स ओनली डिले प्रोग्रेशन बट कैन नॉट फुली ट्रीट अल्जाइमर डिसीज़, यानी अल्जाइमर डिसीज़ को फुली ट्रीट नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इस डिसीज़ की प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं, ताकि जल्दी मज़ीद मेमोरी कमज़ोर ना हो, ठीक है ना। यानी मज़ीद डिसीज़ प्रोग्रेस जल्दी ना करे, उसको स्लो डाउन करते हैं, लेकिन फुली इसको ट्रीट नहीं कर सकते। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है इन तीनों ड्रग्स का, वो जीआई डिस्ट्रेस जो है, जीआई डिस्ट्रेस इज़ द मेन एडवर्स इफेक्ट। इस जीआई डिस्ट्रेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। सो यहाँ तक आपके पास इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज ख़त्म हो गए। अब हम लोग देखते हैं
इनडायरेक्ट एक्टिंग इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग जिसमें इकोथायोफेट आता है जो कि इरिवर्सिबल ब्लॉकिंग करता है। अच्छा, अब इकोथायोफेट जो है ना, सबसे पहले हम इकोथायोफेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं। इकोथायोफेट कैसे इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को, वो ज़रा समझते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये ऊपर वाला हमारे पास इकोथायोफेट का स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो है C2H5 से लेकर इस SR और P डबल बॉन्ड O फॉस्फेट ग्रुप भी इसमें ऐड है, तो ये पूरा हमारे पास क्या है, ये इकोथायोफेट का स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये ब्लू वाला जो है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो इकोथायोफेट है ना, जो हमारे पास कोलिनेस्टरेज एंजाइम है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, उसके एक्टिव साइट में जो सीरीन रेजिड्यू है उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, OH ग्रुप जो है। कोलिनेस्टरेज एंजाइम के एक्टिव साइट में OH ग्रुप है। ये जो इकोथायोफेट ड्रग जो है ये इस OH ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा। कैसे? वो ऐसे, देखो यहाँ पर इकोथायोफेट के स्ट्रक्चर में जो SR लिखा हुआ है ना, ये S और R जो है ये दोनों SR हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि ये हमारे पास HSR कंपाउंड बना के निकल जाएंगे रिएक्शन से। देखो यहाँ पर मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, HSR बन के निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे पीछे ऑक्सीजन रह जाएगा ना सिर्फ। तो जब पीछे ऑक्सीजन रह जाएगा और यहाँ से SR हट जाएगा, मतलब इस P से SR चला गया और इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चला गया, HSR निकल गया, तो P का जो बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा, ठीक है। यानी P का बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ। जैसे यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप में देखो मैंने बॉन्ड बना लिया, क्यों? क्योंकि HSR वहाँ से निकल गया तो P और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया, ठीक है। जब इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनएक्टिवेटेड एसिटाइलकोलिनेस्टरेज है, ठीक है। यानी कि जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है वो अब हमारे पास इनएक्टिव हो गया इस बॉन्ड बनने की वजह से ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में, ठीक है। अब बॉन्ड बन गया और एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसका इनएक्टिव कोलिनेस्टरेज कंपाउंड जो है ना, इसका हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। वाटर का फार्मूला H2O है ना, तो H2O को हम लोग HOH भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो जब हम वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि वाटर में जो हाइड्रोजन है, जो OH है ना, वो क्या करेंगे, वो अल्काइल ग्रुप को रिमूव करेंगे। अल्काइल ग्रुप हमारे पास इसमें कौन सा वाला है, इसमें ये जो C2H5 है ये अल्काइल ग्रुप है। तो C2H5 और ऑक्सीजन, इसके साथ वाटर का हाइड्रोजन मिल जाएगा ना, तो हमारे पास ये इस तरह रिलीज होगा। देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, C2H5O था ना पहले, तो इस O के साथ वाटर का एक ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या होगा, मिल जाएगा। तो हमारे पास C2H5OH की शक्ल में अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या होगा, वो निकल गया, रिमूव हो गया। पीछे क्या रह गया, पीछे हमारे पास OH रह गया। अब ये जो OH है ये OH आ जाएगा यहाँ पे इस फॉस्फोरस के साथ अटैच होगा। जाहिर सी बात है ना, देखो हमने यहाँ से C2H5OH को क्या किया, निकाल लिया, रिमूव कर लिया, तो पीछे जो फॉस्फोरस का बॉन्ड है वो तो रह गया ना। तो फॉस्फोरस के बॉन्ड के साथ कौन ज्वाइन हुआ, यहाँ पे OH ये वाला जो है, ये OH आके ज्वाइन हुआ, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना। देखो OH फॉस्फोरस के साथ अटैच हुआ और जो C2H5 था राइट साइड पे, वो देखो वो हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या हुआ, रिलीज हुआ, ठीक है। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। क्लियर हो गया? पहले हमारे पास SRH मिलके HSR निकल गए, तो हमारे पास ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड बना, तो इनएक्टिव हो गया ना कोलिनेस्टरेज एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन किया, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है C2H5O, ये हाइड्रोजन के साथ मिलके ये अल्काइल ग्रुप की रिमूवल हुई, इसको हम एजिंग कहते हैं, जब अल्काइल ग्रुप रिमूव हो जाता है। पीछे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप रह गया था उसने फॉस्फोरस P के साथ बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये वाला कंपाउंड जो है ये बन गया, ठीक है। अब इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, ये इनएक्टिव भी है और इरिवर्सिबल भी है, यानी कि इरिवर्सिबल इनएक्टिव कोलिनेस्टरेज एंजाइम बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से जो है इकोथायोफेट का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है इस जगह पे, ठीक है। ये फिनिश हो गया मैकेनिज्म इसका। इरिवर्सिबल और इनएक्टिव इसको क्या किया, इनहिबिट किया इकोथायोफेट ने, किसको, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि यार ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिशन हुई है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को ना, इसको किसी न किसी तरह से काउंटर एक्ट किया जा सके या ट्रीट किया जा सके या किसी न किसी तरह से रिवर्स किया जा सके ना, तो हमारे पास एक ऐसा ड्रग है जो कि ये काम कर सकता है, ठीक है, जिसका नाम है प्रेलिडॉक्सिम,
ठीक है। ये प्रेलिडॉक्सिम एक ड्रग है जिसको हम लोग 2-PAM भी कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोलिडॉक्सिम है ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कौन से बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, ऑक्सीजन और फास्फोरस का जो बॉन्ड है इसको ये ब्रेक करेगा। ये जो प्रेलिडॉक्सिम है जब इसको ये ब्रेक करेगा तो फास्फोरस का पीछे बॉन्ड रह जाएगा ना, तो वो किसके साथ बॉन्ड होगा, वो ये फास्फोरस का जो बॉन्ड पीछे रह जाएगा ये प्रेलिडॉक्सिम के साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरह से 2-PAM, ठीक है। ये हो गया। पीछे ऑक्सीजन का बॉन्ड भी तो ब्रेक हुआ ना, तो ऑक्सीजन भी तो 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे तो एक बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन का दूसरा बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यानी कि हमने दोबारा से क्या किया, हमने दोबारा से कोलिनेस्टरेज एंजाइम को अलग कर लिया और इकोथायोफेट ड्रग को हमने उससे अलग कर लिया। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इकोथायोफेट पॉइजनिंग को रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेलिडॉक्सिम, जो कि बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ख़ुद जो है फास्फोरस के साथ अटैच हो जाएगा प्रेलिडॉक्सिम जो है, और हमारे पास जो एंजाइम था कोलिनेस्टरेज वो वापस रिकवर हो जाएगा और अपना एक्शन दोबारा से शो कर सकेगा, ठीक है। तो ये जो इकोथायोफेट है बेसिकली ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जब हो जाती है इकोथायोफेट की वजह से तो उसको हम लोग रिवर्स करते हैं प्रेलिडॉक्सिम ड्रग की मदद से, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका मैकेनिज़्म था। अच्छा, अब इकोथायोफेट की हम लोग एडवर्स इफेक्ट की बात करें ना, तो ये जो इकोथायोफेट है ये जनरलाइज्ड कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन करता है। जनरलाइज का मतलब ये है कि ओवरऑल जो कोलिनर्जिक सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है, ओवर एक्साइट करता है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये रिस्पायरेटरी मसल्स को भी पैरालाइज करता है जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि ये इकोथायोफेट जो है ये कन्वर्जन या फिर सीजर्स कॉज कर सकता है। क्योंकि ये CNS की ओवर स्टिमुलेशन करता है, CNS को ओवर एक्साइट करता है, जिसकी वजह से जो है एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है ना CNS में, जिसकी वजह से सीजर या फिर कन्वर्जन एपिलिप्सी वगैरह हो सकती है, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए, जो कि आपको पता है ऑलरेडी, और मायोसिस को इंड्यूस करने के लिए यानी पिपिल को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके ख़िलाफ़ हम लोग एट्रोपिन को यूज़ करते हैं एज एंटागोनिस्ट, ठीक है। थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए और इंटेंस मायोसिस, यानी कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करना हो प्यूपिल का तो उसको हम इंटेंस मायोसिस कहते हैं। इसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इकोथायोफेट को। और ये जो इकोथायोफेट ये हमारे पास अवेलेबल होता है एज अ ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन फॉर टॉपिकल यूज़, यानी हम लोग इसको आई में टॉपिकली इंस्टिल करते हैं। ये हमारे पास इसका जो डोजेज फॉर्म है वो क्या है, वो ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन के फॉर्म में, जो आई ड्रॉप्स नहीं आते आपके पास, आई ड्रॉप्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, जिसमें एज अ ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन ये पाया जाता है इकोथायोफेट, जिसको हम लोग टॉपिकली आई के ऊपर अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, ठीक है ना। इकोथायोफेट जो है इसको हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं आजकल। क्योंकि ये इसका रिस्क होता है कि ये कैटरेक्ट कॉज कर सकता है। कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट का मतलब होता है कि जब हमारा जो आई का जो लेंस है, लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाता है, यानी कि लेंस क्लाउडी होता है और उससे लाइट इजीली पास नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हमें चीज़ें ब्लर ब्लर नज़र आती है। तो इस कंडीशन को हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं। तो इकोथायोफेट की वजह से कैटरेक्ट का रिस्क भी हो सकता है, इसकी वजह से हम लोग इसको आजकल आई में टॉपिकली यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसके बजाय हम लोग अदर अल्टरनेटिव्स को यूज़ करते हैं, अदर आई ड्रॉप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इकोथायोफेट का टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया। अच्छा, अब आखिरी टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी ऑफ एंटी कोलिनेस्टरेज एजेंट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट चैप्टर का फाइनल और आखिरी टॉपिक है ये, ठीक है, लिपिनकॉर्ड बुक में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं, जैसा कि इकोथायोफेट हो गया या फिर कोई भी और अदर ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड का काम क्या होता है कि ये इरिवर्सिबल ब्लॉकिंग करते हैं कोलिनेस्टरेज एंजाइम की, जिसकी वजह से स्टाइलकोलिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है बहुत ज़्यादा। जब स्टाइलकोलिन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो इसकी वजह से कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, या फिर मतलब हम कह सकते हैं कि टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे या फिर पॉइजनस इफेक्ट भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिक इफेक्ट है या पॉइजनस इफेक्ट है ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की वजह से, इसी को हम लोग ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग भी कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखो। दूसरा पॉइंट ये है कि कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकती है। जाहिर सी बात है स्टाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा है ना, तो कोलिनर्जिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो कोलिनर्जिक क्राइसिस भी हो सकती है। बहुत पेरिफेरल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं या फिर CNS इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं इस केस में, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में, ठीक है।
यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों के इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे हमारे पास कोलिनर्जिक क्राइसिस में, ठीक है। इसके अलावा वी विल यूज़ रीएक्टिवेटर ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है, ठीक है, मतलब ये उसकी बात कर रहे हैं। प्रेलिडॉक्सिम हमने अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया ना, हम लोग रीएक्टिवेटर को यूज़ करेंगे, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को रीएक्टिवेट करने वाला एजेंट को यूज़ करेंगे जिसका नाम है प्रेलिडॉक्सिम, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है या फिर हमारे पास कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाती है तो उसको रिवर्स करने के लिए हमें प्रेलिडॉक्सिम को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इस एंजाइम को क्या करेगा, रीएक्टिवेट करेगा इस कोलिनेस्टरेज एंजाइम को। जब ये एंजाइम प्रेलिडॉक्सिम की वजह से दोबारा रीएक्टिवेट होगा तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि जो लेवल ज़्यादा हुआ था ना क्राइसिस में उस लेवल को वापस कम करेगा, उसकी ब्रेक डाउन करेगा ये एंजाइम, जिसकी वजह से हमारे पास एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा और हमारे पास जो पॉइजनिंग है या जो क्राइसिस है वो ट्रीट हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये जो हमारे पास प्रेलिडॉक्सिम है इसको हम लोग 2-PEM भी कहते हैं। अब ये 2-PEM का मतलब क्या है, पहले इसको ज़रा मैं समझाता हूँ। 2-PEM इसका केमिकल नेम है या केमिकल फार्मूला है, ठीक है। 2-PEM में हमारे पास जो P है, P का मतलब होता है पायरिडीन, ठीक है, A का मतलब होता है क्या, एल्डोक्सिम, और ये जो M है आखिर में, M का मतलब है मिथ आयोडाइड, तो ये इसका पूरा नाम है 2-पायरिडीन एल्डोक्सिम मिथ आयोडाइड। 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब है पोजीशन, यानी कि पायरिडीन रिंग में 2 पोजीशन पे एल्डोक्सिम ग्रुप अटैच है, इस वजह से हम लोग इसको 2-PEM कहते हैं, ठीक है। सो ये जो प्रेलिडॉक्सिम या फिर 2-PEM जो है ये CNS को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है, इट कैन नॉट क्रॉस CNS। ओके हो गया। तो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग ना, जिसमें हमारे पास इफेक्ट आते हैं इस ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स की वजह से, जो कि इकोथायोफेट है उसकी वजह से आते हैं, ना कि प्रेलिडॉक्सिम की वजह से, ठीक है। यानी कि जो इकोथायोफेट या जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो CNS को क्रॉस कर सकते हैं और कन्वर्जन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि जो 2-PEM है, 2-PEM क्रॉस नहीं कर सकता CNS को। ये इसका काम क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को रीएक्टिवेट करेगा, कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ये CNS में नहीं जा सकता, ठीक है, ये बात आपको पता है। ओके, अब इसमें ये जो प्रेलिडॉक्सिम में हमने इकोथायोफेट का मैकेनिज्म थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, उसमें हमने देखा था कि प्रेलिडॉक्सिम ने क्या किया था, बॉन्ड ब्रेक किया था और फॉस्फेट ग्रुप के साथ खुद अटैच हुआ था। तो ये बात इस पॉइंट में मेंशन है, यानी कि प्रेलिडॉक्सिम जो है, प्रेलिडॉक्सिम के स्ट्रक्चर में चार्ज ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि बॉन्ड बनाता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ इकोथायोफेट के स्ट्रक्चर में, ताकि डिस्प्लेस किया जा सके इकोथायोफेट के फॉस्फेट ग्रुप को डिस्प्लेस किया जा सके एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम के एक्टिव साइट में। यानी कि हमने इकोथायोफेट का जो मैकेनिज्म पढ़ा था ना, उसमें मैंने क्या बताया था कि उसमें बॉन्ड बना होता है OH के बीच में और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करता है ताकि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कोलिन एस्टरेज एंजाइम के एक्टिव साइट से हट जाए, डिस्प्लेस हो जाए, और उस जगह पे ये जो इकोथायोफेट का जो फॉस्फेट है वो उसका बॉन्ड बन जाता है किसके साथ, प्रेलिडॉक्सिम के साथ, ठीक है, जो कि मैकेनिज्म में हमने डिस्कस किया। आप जाके उस मैकेनिज्म को दोबारा रिपीट करके देखो, आपको समझ आ जाएगा इस पॉइंट का कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि हम लोग एक्टिव साइट से फॉस्फेट ग्रुप को हटाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे, ताकि फॉस्फेट ग्रुप का बॉन्ड बन जाए किसके साथ, प्रेलिडॉक्सिम के साथ, सिंपल अल्फाज में। तो इस तरह इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो कोलिन एस्टरेज एंजाइम है वो वापस दोबारा से रीएक्टिव हो जाता है, दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की ब्रेक डाउन करता है और हमारे पास जो लेवल है वो वापस कम हो जाता है और हमारे पास कोलिनर्जिक क्राइसिस या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग ट्रीट हो सकती है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का ये मतलब है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रेलिडॉक्सिम को हम लोग देते हैं बिफोर एजिंग। एजिंग मैंने क्या बताया था, अल्काइल ग्रुप की रिमूवल को कहते हैं। अल्काइल ग्रुप रिमूव होने से पहले पहले हमें प्रेलिडॉक्सिम को देना होगा। एक दफ़ा एजिंग हो गया, अल्काइल ग्रुप रिमूव हो गया, उसके बाद प्रेलिडॉक्सिम जो है वो अपना एक्शन शो नहीं कर सकता, वो इनएफेक्टिव होता है, ठीक है। तो हमें इसको एजिंग से पहले देना होगा प्रेलिडॉक्सिम को, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जाहिर सी बात अल्काइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद तो परमानेंट बॉन्ड बन जाएगा ना इकोथायोफेट के बीच में और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के बीच में, तो फिर क्या फ़ायदा प्रेलिडॉक्सिम का, ठीक है।
तो उस बॉन्ड बनने से पहले पहले, उस एजिंग से पहले पहले हमें प्रिलिडॉक्सिम को देना होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रिलिडॉक्सिम है ये इनफेक्टिव है अगेंस्ट रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। जाहिर सी बात है यार, देखो जो हमारे पास रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर थे जैसा कि फाइजोस्टिगमीन था, नियोस्टिगमीन था, उनके केस में ये इनफेक्टिव है क्योंकि वो रिवर्सिबल ब्लॉकिंग करते हैं। मतलब रिवर्सिबल का मतलब ये है कि वो ब्लॉक तो करते हैं कोलिनेस्टरेज एंजाइम को, लेकिन वो रिवर्सिबल होता है, टेम्पररी होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता वो ब्लॉकिंग, तो वो कुछ टाइम बाद खुद रिवर्स हो सकता है। तो उस वजह से उस केस में हम लोग प्रिलिडॉक्सिम नहीं देते रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के केस में, ठीक है। इसके अलावा अदर ट्रीटमेंट की बात करें तो अदर ट्रीटमेंट में हमारे पास हम एट्रोपिन एज एंटागोनिस्ट दे सकते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस को रिवर्स करने के लिए, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, हम लोग डाइजिपाम ड्रग दे सकते हैं। डाइजिपाम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेंजोडाइजिपिन क्लास का ड्रग है जो कि कन्वर्जन या फिर सीजर्स, मिर्गी के दौरों को कंट्रोल करता है। जाहिर सी बात है कोलिनर्जिक क्राइसिस में हमारे पास सीएनएस भी इफेक्ट होता है, ओवर स्टिमुलेशन होती है जिसकी वजह से कन्वर्जन्स होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, कन्वर्जन को ट्रीट करने के लिए हम लोग डाइजिपाम देते हैं जो कि बेंजोडाइजिपिन क्लास का एक ड्रग है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एयरवेज को क्या करेंगे, पेटेंट रखेंगे, यानी कि ओपन रखेंगे एयरवेज को ताकि सांस का मसला ना हो। ऑक्सीजन सप्लाई को हम लोग प्रॉपरली चेक करेंगे। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन भी हम लोग दे सकते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो हमने टॉक्सिकोलॉजी या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस को ठीक किया कैसे, प्रिलिडॉक्सिम ड्रग के ज़रिए, दूसरा हमने एट्रोपिन के ज़रिए, तीसरा हमने डाइजिपाम के ज़रिए। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट थी या फिर रिवर्सल था, हम कह सकते हैं कि कोलिनर्जिक क्राइसिस की या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की पॉइजनिंग की, जिसमें इकोथायोफेट भी आ जाता है, ठीक है। अदर ड्रग्स भी मौजूद है इसमें। तो इसी स्टडी को हम लोग टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ टॉक्सिसिटी या फिर स्टडी ऑफ पॉइजनिंग वाले जो इफेक्ट्स है, तो स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स को हम लोग टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का जो चैप्टर था वो मुकम्मल, फुल एंड फाइनल फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिपिनकॉट के अकॉर्डिंग।